के बाहर जहां कहीं था, लगातार उसके मोबाइल मुझे मिलते रहे और 11-11 बजे उसने मेरे घर फोन करके मेरे पारिवारिक आनंद को काफी खलल में डाला। मैं चाहता हूं एक बार अनुज के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिसने एक टीम जुटाई है। उसने सिलेक्शन किया कवियों का, लाल किले के कवि सम्मेलन पर, जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां उसने मुझसे मुलाकात की और आग्रह किया। आइए मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूं आपको। ये हमारे कुछ दोस्त कश्मीर निपटा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मेरा नागालैंड खतरे में पड़ सकता है, कृपया करके बैठ जाएं। बहुत मन से आपने सुना। मैं किसी भी प्रकार की पाकिस्तान पर कविता नहीं सुनाऊंगा जैसा राजेश जी ने और गजेंद्र जी ने किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि करोड़ों की कविता 2 कौड़ी के देश पे क्यों खर्च की जाए। और पाकिस्तान पे मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं। ये तो टेक्निकल लोग हैं गजेंद्र जी, ये बिना जब तक सिद्ध नहीं होता मानते नहीं हैं। इनके यहाँ तो E=MC² को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, खींच लो आप। यानी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहां समस्या क्या है कि हाथ जोड़ना पड़ता है। पता नहीं विष्णुकांत शास्त्री जी कब शपथ दिला दें। लखनऊ में 99 मंत्री हैं साहब। लखनऊ जाओ तो देख के थूकना पड़ता है कि मंत्री जी पे तो नहीं गिर जाएगा। अभी ओम ने मुझसे पूछा, बोले यार 99 मंत्री तो विभाग कैसे बढ़ते होंगे, हमारे यहाँ तो MP में तो 22 ही हैं। अरे मैंने कहा तुम तेज नहीं हो, अभी बैकवर्ड लोग हो, यूपी की तरह फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ एक वन मंत्री होगा। बोले है। मैंने कहा हमारे यहाँ वन में 5 मंत्री हैं, एक बबूल मंत्री, एक कीकड़ मंत्री, एक झाड़ मंत्री, एक खरपतवार मंत्री, विभाग है। मैंने कहा एक तुम्हारे यहाँ खेल मंत्री है? बोले हाँ है। मैंने कहा हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, एक खेल मंत्री, एक कूद मंत्री। कूद मंत्री वो है जो दूसरी पार्टी से कूद कर आया है और कहीं भी कूद कर जा सकता है। तो पाकिस्तान पर 2 लाइनें सुनिए आप। ये तकनीक से कविता लिखनी चाहिए। ये तो बड़े बढ़िया कवि हैं, लेकिन कई बार ऐसे कवि वीर रस के मिल जाते हैं कि मैं डर जाता हूं। आओ बेटा, आ जाओ। इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं हो, उनसे निवेदन है कि अपने इस वर्तमान के आनंद से मुक्ति पाकर यहाँ देखने के आया है कि कवि कविता पढ़ रहा है, माई की खड़ा है। आ जाओ। इतनी देर में दूसरा और आ गया। इतना तेज ग्रोथ रेट मैंने कभी नहीं देखा। और अच्छे डॉक्टर। इसके माता पिता से निवेदन है कि इस वर्तमान के आनंद से निजात पाकर इस अतीत के आनंद को यहां से ले जाएं। ठीक है, ठीक है, आंदोलन समाप्त, शांत हो जाओ। तो अब पाकिस्तान पर 2 पंक्तियां सुनिए, इससे बढ़िया क्या हो सकती है कि राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। तो गजेंद्र ने मुझसे पूछा राख लगाकर क्यों? मैंने कहा दूसरे की जीभ है, स्लिप मार सकती है। भाई खींचो तो राख लगाकर खींचो, ताकि पूरी की पूरी बाहर आए, वरना जरा सी भी रह गई तो फिर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगेगा। अभी मेरे एक कवि मित्र ने कविता लिखी, बोले ओ मुशर्रफ, मैं तुझे राणा सांगा की तलवार घोंप के मार दूंगा। अबे मैंने कहा क्या AK-47 के जमाने में पुरानी तलवार घुमा रहा है? और वो बोले डॉक्टर साहब इसके बड़े फायदे हैं, धार से मरेगा मरेगा, नहीं तो इतनी पुरानी है कि सेप्टिक से तो मर ही जाए। लेकिन आप लोगों के बीच खड़े हैं, भारत प्रगति कर रहा है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, आप भारत उदय के सपने हैं। मैं काफी फील गुड कर रहा हूं यहाँ पर खड़े होके। अभी मैं पिछले दिनों में और रोम गए थे अमेरिका, न्यू जर्सी में कवि सम्मेलन था। तो एक मुझसे कहने लगा अमेरिकी डोमेस्टिक फ्लाइट में, बोले कितना लेट देश है, मैंने सुना आपके यहाँ शादी होने में 6 महीने लग जाते हैं, आज गोद भराई, आज मुंह दिखाई, आज सगाई, तब जाके आती है लुगाई। आपके यहाँ तो बड़ा लेट मामला है, हमारे यहाँ तो ईमेल से शादी कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत प्रगति की, शुक्र है तुम्हारे यहाँ ईमेल से करते हैं, भैया हमारे यहाँ तो अभी भी फीमेल से ही करते हैं। लेकिन फिर भी काफी प्रगति हो गई है। ये परिसर तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी मैं IIT BHU गया था, तो वहां कन्याओं ने जो वस्त्र पहन रखे थे उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि वस्त्रों का आकार जितनी तेजी से घट रहा है, उसके हिसाब से एक दिन बेस्ट ड्रेस डिजाइनिंग का अवार्ड भगवान को मिलने वाला है।
बहुत हालांकि भगवान के सामने संकट ये होगा कि वो अवार्ड लेने जा नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए तब से प्रार्थना में ही लगा हुआ हूँ कि यदि भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा तो मैं तो कह दूंगा भगवान उस अवार्ड सेरेमनी में ही भेज दो बस आप। अब तो क्या मांगू आप। वाह वाह वाह। मैं आपको कुछ प्यार की बातें सुनाता हूँ और मैं जानता हूँ ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है। उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहां से आई हूं अब पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आह वाह करते रहिएगा। इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा और आपको भ्रम रहेगा कि आप अक्लमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनिएगा। कि कोई दीवाना कहता है बाबा। अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। हाँ। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या बात है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे? मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा होता हूँ, बिगाड़ रहा हूँ, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूँ। गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। सब पंक्तियां सुनना। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास बात चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं पाया। जो मेरा हो नहीं पाया। और एक
मुक्तक और सुनिए, इसके बाद मैं कविता पढ़ता हूँ। प्रेम में जैसा गजेंद्र सोलंकी ने बताया, भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विषय जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़ा दूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां, और ये बिल्कुल मस्ती की पंक्तियां हैं। बरसों प्रेम लिखने के बाद यदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में। सुनिएगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, मस्ती के साथ सुनना, और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, वरना स्लिप हो सकती है बात। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, और प्रोफेसर की भी दाद चाहता हूं इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो। एक प्यार की गीत सुनाता हूं, क्योंकि देखिए राजनीति की भाषा मुझ पे आती नहीं, और राजनीति की भाषा इतनी घटिया हो गई कि हम बोल भी नहीं सकते। दिल्ली में भी चुनाव हुए तो मेरे भाजपाई और कांग्रेसी 2 दोस्त लड़ पड़े एक दिन शाम को डिस्को में। तो वो भाजपाई बोले काहे की सोनिया गांधी, सोनिया गांधी क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने देश के लिए, तो बच्चे ही तो पैदा किए। तो भाजपाई बोला और तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी वो भी नहीं हुए। वो आपस में उनकी ऐसी भाषा हो गई। तो इस पर क्या कविता लिखे। और अटल जी के लिए टिप्पणी की संदीप ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। अटल जी 80 वर्ष के आदमी हैं, पूरे जीवन जिस आदमी को बहू नहीं मिली उसे बुढ़ापे में बहुमत मिला, ये उनकी खुद की उपलब्धि है। मुझे तो याद है अभी एक दिन अटल जी सोनिया जी के साथ सर्वदलीय मीटिंग में बैठे हुए थे, तो सोनिया जी ने कहा, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं सोनिया जी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। जब वो हिंदी बोलती है मुझे पता नहीं बाँचें कहाँ होती है, लेकिन शरीर में खिल जाती हैं। तो बोली, अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, आप इस पर हमला कर दीजिए। अभी पिछले दिनों सोनिया जी राजस्थान में प्रचार में गई तो भरतपुर में तो चित्तौड़ के राजा की जय बुलवा दी, और चित्तौड़ में भरतपुर वाले की जय बुलवा दी, वो पर्चा बदल गया था। तो किसी ने कहा, बोले मैडम ये तो गड़बड़ हो गई, आपने दूसरा राजा इस्तेमाल कर दिया। अरे बोले शटअप, जब मैं इटली से आके यहाँ राज कर सकती हूँ तो ये 300 किलोमीटर चल के राज नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अटल जी ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस पर हमला कर दीजिए। तो अटल जी ने कहा, सोनिया जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी वहां टोनी ब्लेयर बैठे हुए थे। टोनी ब्लेयर आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जॉर्ज बुश के छोटे वाले पामेरियन हैं। वो भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं अटल जी आप हमला मत कीजिए, आप बड़े भाई हैं, दक्षिण एशिया में शांति का संकट पैदा हो जाएगा। तो अटल जी बोले, टोनी जी आपकी ये बात तो ठीक है। तभी एक पत्रकार बोला था, आपकी समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी ठीक कह रहे हो, इसकी भी ठीक कह रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बोले यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है। 27 दलों की सरकार चलानी है, तो मैं आपको राजनीति में नहीं प्रेम से कविता सुनाता हूं, क्योंकि प्रेम सफल हो जाए तो आदमी विवेक ओबराय हो जाता है, और असफल हो जाए तो सलमान खान हो जाता है। और मैं आप सबको विवेक ओबराय देखना चाहता हूं। अब आप भी क्यों ना हो साहब, वो स्त्री जिसके लिए वो दोनों पागल हैं, वो सुंदरी इतनी है, भगवान ने पूरी समर वैकेशन खराब करके बनाई है। मैं तो अभी कहाँ पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा एक विद्यार्थी आत्महत्या के लिए चढ़ गया। गाजियाबाद में हमारे यहाँ कौशाम्बी में 12 मंजिली इमारत है, ऊपर चढ़ गया। तो उसके उनका पिता का फोन आया, बोले सर चले आइए, आपका शिष्य बहुत परेशान है, आत्महत्या करना चाह रहा है। तो मैं गया, मैंने कहा अभिषेक बेटा नीचे आ जा, आत्महत्या मत कर, मैं तुझे वो नई वाली मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, वो हुड़ी बाबा। बोला नहीं गुरुजी मैं कूद कर मरूंगा, मेरी बेइज्जती हुई है। अरे मैंने कहा नीचे आ जा, ओम व्यास और मैं अमेरिका जा रहे हैं इस बार स्विट्जरलैंड, तो मैं ओम व्यास के घरवाली के टिकट पे तुझे ले चलूंगा। बोला नहीं गुरुजी इसमें तो ज्यादा रिस्क है, मैं कूद के ही मरूंगा। तो मैंने कहा, मैंने मन रखने के लिए कह दिया। अरे मैंने कहा मैं कलकत्ता गया था तो वो ऐश्वर्या राय की माँ वृंदा राय मेरी फैन हो गई, मैं तेरी ऐश्वर्या राय से शादी करा दूंगा, नीचे आ जा। बोला गुरुजी ऐश्वर्या राय कौन है? मैंने कहा फिर तू कूद के ही मर जा। फिर तू कर भी क्या रहा है? मेरा कई बार मन करता है कि मैं गजेंद्र सोलंकी को उस वाली बिल्डिंग पर ले जाऊं, लेकिन डर ये है कि ये भी हो सकता है कि ये वहीं रहे और मैं नीचे आ जाऊं। ये शरीर का मामला है। तो मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, मोहब्बत में सच की कविता,
और इसमें दिल धड़के आवा मिले पहली पंक्ति से जुड़िए। आपको मेरा नाम याद नहीं रहेगा, ये कवि सम्मेलन याद नहीं रहेगा, लेकिन इस कविता का शीर्षक पगली लड़की याद रहेगा। इसका एल्बम भी जल्दी आएगा और इसे अब पहली बार मुझसे सुन लीजिए, अगली साल तक ये पहुंचेगी बात, आपको सुनेगा। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। ये ऐसे जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, चाहे T5 में रहते हो चाहे बॉय हॉस्टल में रहते हो। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। अकेले होते हैं, मुरारी बापू की कथा की तरह मत सुनना, आह वाह करते रहना। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं। पंक्तियां सुनना और अगली दो पंक्तियों पर जितने भी लोग हों सबके हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में। मैं अध्यापक का बेटा हूं, मेरे पिता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाता हूं पिछले 9 साल से। अध्यापक दोष दर्शन करता है, उसको हर समय लाल घेरा दिखाई देता है। वो मेरे यहाँ एक अंग्रेजी के टीचर थे, उनकी लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, तो मैं शाम को सांत्वना प्रकट करने गया। मैंने कहा गुरुजी बड़ा दुख हुआ कि रेखा ने आपकी बात नहीं मानी और वो प्रेमी के साथ चली गई। तो गुरुजी बोले बेटा दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 7 साल ग्रामर पढ़ाई, 3 पेज का लेटर छोड़ के गई है, उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक है। उनकी चिंता है। सुनिएगा, जो अध्यापकीय परिवेश से जुड़े हुए लोग हों, शुद्ध कविता सुनिएगा। मैं भारत के सबसे तेज और फर्टाइल ब्रेन के सामने खड़ा हूं, इसलिए ऐसा ना लगे कि हिंदी की कविता सिर्फ ठहाके की कविता है। हिंदी की कविता के पास कुछ है, और पहुंचता हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। सुनेगा, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, कविता पहुंचे तो सूचित करें। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, दाद मिले, जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है, पहली बस छूट जाती है। पंक्ति सुने, अगली 2 शरारती पंक्ति। पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। ये पंक्ति पहुंचे कविता की और आपकी तालियां उठे, पारो पढ़ने आ जाती है। जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अगला वन कुंवारों को समर्पित है और कामयाब कुंवारों को समर्पित है। आप लोग मोस्ट वांटेड लोग हो अपने मोहल्ले के, मैं जानता हूं, और खासकर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो ज्यादा ही वांटेड हैं। स्थिति यह है कि मैं गजेंद्र सोलंकी जी की कॉलोनी में गया, मैंने एक आदमी से पूछा, हालांकि कुंवारे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन पड़ोसी की नजर में गिद्ध होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको गजेंद्र सोलंकी का घर पता है? बोले हाँ पता है, इधर से इधर चले जाना, लेकिन प्लीज उनको मेरे घर का पता मत बता। ये रेपुटेशन हो जाती है। कुंवारे लोग सुने सबसे शरारती बंद इस कविता का, और हर पंक्ति में आनंद आएगा। सुनेगा, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी, हाय हाय मत करो, आगे सुनो,
बाबा हमें मनाते हैं, सुनिएगा पंक्ति, शरारती पंक्ति सुनिए, आनंद लीजिए। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, वो एक अलग स्टूडियो में खिंचवाया जाता है, और लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के देखा होगा आपने। और एक बात और बता दूं, कितनी जीन्स पहन लो, फोटो साड़ी वाला ही जाना। जब भाभी हमें मनाती हैं, सुनेगा, मस्ती के साथ सुनकर मस्ती के साथ गा दीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं, फोटो दिखलाया जाता है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्ति, आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है, सुनिएगा। जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी और इस कवि सम्मेलन की। मैंने कोटा में पढ़ दी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए पीछे मिलने, बोले भाई साहब आनंद आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था। बोले नहीं, पर ये औकात वाली बात बदल दीजिए, क्योंकि हमको कंफर्म हो गई है कि आपकी किस लिए है। तो मैंने इसको पारिवारिक रंग दिया। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी कहती हैं, पंक्तियां सुनना वसीम बरेलवी साहब की, और दाद देना बड़े शायर को। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। जिनके बीच अभी झगड़ा हो गया हो 14 से पहले या बाद में, वो सुन लें। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। मातृशक्ति बैठी है, महिलाओं को व्रत करने का बहाना चाहिए। अभी मैं ओम जी के गया करवा चौथ के दिन, तो ओम जी की पत्नी मारवाड़ की है, वो व्रत रखती है करवा चौथ पे, तो मौन व्रत रखती है। तो हम लोग 12 बजे उठे तो वो बोल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि ओम जी की कोई पुरानी वीडियो फिल्म पल्ले पड़ गई है इनको, अपने को पता नहीं था। तो मैंने ओम जी से कहा यार ये खाना क्यों नहीं खा रही है भाभी? और वो बोले कम वक्त आज खाना क्यों खाएगी, आज ये भूखी रहेगी, इससे मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। मैंने कहा इतना सुधरा हुआ है और कहाँ जाओगे? बोले नहीं सुधरेगा इससे। फिर मैंने 5 बजे फिर पूछा, क्योंकि अपन तो REC से शुरू हुए थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने कहा टेक्निकल डिफरेंस है यार बात में। बोले क्या? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी कैसे निकल सकती है? लेकिन देश है या कुछ भी हो सकता है। सुनेगा, दीदी कहती है, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, था के और तालियों के बीच विदा हो। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। और आपसे कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार। अब मैं चाहूंगा कि हमारे